गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताओ भाई बच्चों, आज आपकी ख्वाहिश क्या है? आज आपकी ख्वाहिश क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करना चाहते हो या थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो? मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन भी आपके लिए खूब सारे लाया हूँ और पढ़ाने कहोगे तो पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, जैसा आप लोग बताएं वैसा करते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या करना चाहिए आज? आप लोग बताएं भाई, आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो टाइम अपने पास इनफ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस ऑन ट्रैक है, सब कुछ सही है। आप चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खूब सारी कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ये टफ होता है। तो इसमें जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ ही कर लो, वो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी, हाँ देखो, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, अब थर्मोकेमिस्ट्री हम चालू करेंगे। तो आप लोग दो तरह से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा टफ चैप्टर है। यदि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मेरे साथ हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हर कॉन्सेप्ट, हर थ्योरी 4-4, 6-6 बार रिवाइज हो जाएगी, तो दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। और जब तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी तो तुम परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहले बताओ, सब लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए हैं? सब लोग रिवाइज करके आए नोटबुक? जी सर, जी सर, गुड गुड गुड। ये जो एक दो बच्चे नो कह रहे हैं, ठीक है, इन सभी से मेरा कहना है कि ये गलत काम मत करो। नोटबुक को जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, कम से कम 2 बार रिवाइज करो। एक बार क्लास में आने से पहले और एक बार शाम को या दोपहर में। टाइम नहीं मिला सर? पासा बेटा, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? खाने का टाइम नहीं मिलता है, निकाल लेते हो है? मोबाइल में बात करने का टाइम निकाल लेते हो, गेम खेलने का टाइम निकाल लेते हो, सोने का टाइम निकाल लेते हो, बस पढ़ाई का टाइम निकालने में दिक्कत है। बस पढ़ाई का टाइम निकालने में दिक्कत है, बाकी सबका टाइम तुम्हारा निकल आता है। खाना खा रहे हो कि उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, छोड़ रखा है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं इलू टीलू का टाइम निकाल लेते हो। इलू टीलू का टाइम निकाल लेते हो। आदर्श बेटा, समरी में साथ साथ में देता जाता हूं। शॉर्ट नोट्स क्या है? वो समरी तो है। सीएसडी क्या है? वही समरी है, वही शॉर्ट नोट्स है। तो चलो, अब हम लोग तैयार हो जाओ। आज आप लोगों को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सभी लोग तैयार हो जाएं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग तैयार हो जाएं। सभी लोग तैयार हो जाएं, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो टीएचडी होंगे, अच्छा प्रैक्टिस में मैं लाया क्या हूं बता देता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पूरी थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रहा हूं एज ए प्रैक्टिस। पूरी थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रहा हूं एज ए प्रैक्टिस। बुक्स का बेटा मुझे पता चल गया है, कल मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं 2-3 दिन बाद वो होना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 15 अगस्त 15 अगस्त और रक्षाबंधन के वजह से 2-3 दिन डिले हो गई थी, मगर 2-4 दिन में अब स्टार्ट हो जाएगी। तो सब लोग कमर कस लो, सब लोग कमर कस लो, सभी लोग कमर कस लो। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है?
कल से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी, मैं लिख देता हूं जैसे याद रहे आपको, सभी बच्चों को याद रहे। थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बताओ भाई, आप लोगों को पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप आंसर बताएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड बाय, थर्मोडायनेमिक्स इनमें से क्या नहीं बताता है, बताओ। एनर्जी को तो बताता है, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, यस, थर्मोकेमिस्ट्री में यही बताता है कि भाई एनर्जी का चेंज कैसे होता है। द एक्सटेंट टू विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, यस, डेल्टा जी क्या बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस, फिजिबिलिटी को बताता है। द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन के रेट को थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि केमिकल काइनेटिक्स बताता है? रिएक्शन के रेट को थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि केमिकल काइनेटिक्स बताता है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग आंसर दें। रिएक्शन के रेट का डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है या केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है? केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है। तो आंसर इज सी, थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में कुछ नहीं बताता है। थर्मोडायनेमिक्स कोई प्रोसेस होगा तो कितना वर्क होगा, कितना हीट का एक्सचेंज होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कोई प्रोसेस होगा नहीं होगा, इन सारी बातों को बताता है। फिजिबिलिटी मींस रिएक्शन होने की टेंडेंसी, सौरभ, फिजिबिलिटी मींस रिएक्शन होने की टेंडेंसी। अच्छा चलिए, अब ये क्वेश्चन जरा देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए कवर्ड बीकर is an example of open system. There is a exchange of energy as well as matter between the system and surrounding is a closed system. The presence of reactant in a closed vessel made of copper is an example of closed system. The presence of reactant in a thermos flux या any other closed insulated vessel is an example of closed system. बताओ। अच्छा, सब लोग एक टेबल बनाओगे ऐसे, सभी बच्चे एक टेबल बनाएंगे ऐसे, है ना? क्वेश्चन राइट रॉन्ग, क्वेश्चन है ना, एक आप 1 2 3 डालते चले जाओ, राइट, क्वेश्चन रॉन्ग, ऐसे करके जैसे पता चले कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए, जैसे पता चले कितने सही किए कितने गलत किए, ठीक है? बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज ए कवर्ड, कवर्ड का मतलब क्या हुआ? क्लोज वेसल है। कवर का मतलब क्या है? क्लोज वेसल है। इज ए एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, नो। यदि वेसल क्लोज है तो मास का ट्रांसफर कैसे होगा? यदि वेसल क्लोज है तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा, और मास का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये ओपन सिस्टम कैसे हो सकता है? अच्छा, देयर इज एनर्जी, देयर इज एन exchange of energy as well as matter between the system and surrounding is a closed system, no. क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए क्लोज वेसल मेड अप बाय कॉपर इज ए एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, यस, ये ट्रू है, क्योंकि कॉपर का बना हुआ है, कॉपर कंडक्टर होता है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ये कॉपर का बना हुआ है,
वेसल क्या है, कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, मगर वेसल क्लोज है तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए थर्मस फ्लक्स एनी अदर क्लोज इंसुलेटेड। अब देखो क्लोज है तो मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंसुलेटेड है तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा है ना हीट का ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, नो, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों, क्लोज है तो मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। इसको बताओ, बताइए सब लोग, इसको बताइए। आपको बताना है इसमें आइडेंटिफाई द स्टेट एंड पाथ फंक्शन, आपको बताना है स्टेट फंक्शन कौन कौन है, और आपको बताना है पाथ फंक्शन कौन कौन है। बताइए। मैं पानी ले आता हूं आज, यार मेरे को भी ना पता नहीं क्या है, पेट में दर्द है, जल्दी बताइए। कोई टफ क्वेश्चन पूछ के जाता हूं, जैसे आराम से मैं पानी ले पाऊं। कोई मार्कर किधर है, हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन है, देखो पाथ फंक्शन मैंने ही बताया था, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जो भी हो स्टेट फंक्शन, तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन, फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन। ये आंसर है, मैच किया सब लोगों ने। स्टेट फंक्शन कौन है, इंथैल्पी, इंट्रोपी, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी। पाथ फंक्शन कौन है, हीट और वर्क। देखते जाओ किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, है ना, देख लो। अब आप अगला क्वेश्चन बताएं, बताइए, आप लोग बताइए, मैं पानी लेके आता हूं, है ना।
सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो स्पीकर ऑन नहीं किया था, माइक ऑन नहीं किया था, फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। देखो, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो Q इक्वल टू 0। अब Q इक्वल टू 0 इसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है। कब कब वर्क 0 होता है? फ्री एक्सपेंशन हो, वर्क अगेंस्ट वैक्यूम हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो, तीनों का वर्क 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन, वर्क अगेंस्ट वैक्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, तो वर्क 0 है तो ये गलत हो गया। फॉर ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फॉर द फॉलोइंग। अब यार Q 0 है, W 0 है, तो DU भी 0 होगा। और जब DU 0 है, इसका मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जब DU में चेंज नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया होगा। जब DU में चेंज नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया होगा। टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया होगा। क्यों? बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो DU में चेंज नहीं होगा। DU की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ होगा। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ होगा तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये आंसर आएगा। डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को करो, करो भाई, यस, इस क्वेश्चन को करिए। आज पता नहीं क्या है ना, मतलब किसी तरह का फीवर फीवर जैसा फील हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है, हल्का सा पेट में दर्द है। हाँ, हल्का सा पेट में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है। और मेरे को भी है, अल्लाह को भी है। हाँ हाँ, अच्छा, क्या एक से ज्यादा आंसर है क्या? एक बार देख लूं, मल्टीपल है क्या? ए सैंपल कंटेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली and reversibly to 10 times of its original value in two separated experiments. The expansion is carried out 300 Kelvin and 600 Kelvin respectively. Choose the correct answer. अच्छा ठीक है, choose the correct answer. Work at 320 work done at 300 Kelvin is twice that the work done at 600 Kelvin. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं। हाँ, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से करेंगे और क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, पेपर में आ सकता है। मैं ये बता देता हूं, ये FIQ है, नीट में फ्यूचर में आ सकता है, 2026, 27, 28, कभी भी। इजी है मगर टेक्निकल है, सब लोग अच्छे से आंसर लगाएं। अब इसके वो ऑप्शन बनाएगा, 1 2 सही, 2 3 सही, 4 5 सही, 6 7 सही, ऐसे करके। तो सब लोग बहुत अच्छे से करिए। देखो, जो पढ़ाया है वही लगाना है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, चाहे वो क्वेश्चन इत्तो सो हो और चाहे वो क्वेश्चन इत्ता सा हो,
कैसा भी क्वेश्चन हो वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाहर का एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन निकलेगा। बस आपको वो सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी बस ध्यान रखनी है। अब देखो वो कह रहा है ए सैंपल कंटेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, एन की वैल्यू 1 है, 1 मोल है, ठीक है। एक्सपेंड आइसोथर्मली। अब देखो एक तो वो एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर से आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। गैस कौन सी है? आइडियल गैस है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, तो दो चीजों की वैल्यू 0 होगी, du इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। टेम्परेचर में चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं, टेम्परेचर में चेंज नहीं तो इंथैल्पी में चेंज नहीं। तो एक आंसर तो ये हो गया। अच्छा, और पढ़ते हैं। एंड रिवर्सिबली टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो भाई इनिशियल वैल्यूम यदि v है तो फाइनल वैल्यूम कितना हुआ? 10v। अच्छा, इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द एक्सपेंशन इज कैरीड आउट एट 300 केल्विन। एक बार एक्सपेंशन 300 केल्विन पे कैरीड हुआ है, एक बार 600 केल्विन पे कैरीड हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। मस्त मस्त नीट का क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल नीट में आराम से पूछा जा सकता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। देखो रिवर्सेबल है तो वर्क डन का फार्मूला ये होता है, अब देखिए दोनों केस में आप 300 पर करो या 600 पर करो, दोनों केस में ये चेंज, ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब वर्क की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वर्क आएगा। क्यों? दोनों में हम वैल्यूम 10 टाइम्स कर रहे हैं, दोनों में एक ही मोल गैस है, दोनों का आर कांस्टेंट है, सिर्फ कंटेनर का टेम्परेचर अलग अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड का वर्क जो होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड के वर्क से डबल होगा। क्यों? टेम्परेचर डबल तो वर्क डबल, टेम्परेचर डबल तो वर्क डबल। तो वर्क डन एट 600 केल्विन इज ट्वाइस द वर्क डन एट 300 केल्विन। 600 केल्विन का वर्क डन 300 केल्विन के वर्क डन के डबल होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डबल हो रहा है। देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में कि नहीं, क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा है। अभी जब वो मेडिकल में पूछेगा तो 4 ऑप्शन भी बनाएगा, क्योंकि ऐसा तो पूछेगा नहीं, वो ऑप्शन भी बनाएगा कि फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड सेकंड सही है, फोर्थ सेकंड सही है। तो पहले इतना लिखेगा, फिर उसके नीचे ऑप्शन लिखेगा, तो बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लंबी क्वेश्चन लगेगा, मगर कैलकुलेशन बिल्कुल इजी, बस कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या है? थर्ड और फोर्थ। कितने बच्चों का आंसर थर्ड और फोर्थ है? थर्ड और फोर्थ कर लो, सी और डी कर लो। हाँ, वेरी गुड। अब तुम जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और लो, करो, करिए माई। ओके, वेरी गुड भाई, करो सब लोग। इसके ऑप्शन मैंने इधर लिख दिए, ऑप्शन मैंने बना दिए। A sample of 1 mole of monoatomic ideal gas is taken through a cyclic process of expansion and compression as shown in figure 6.1. What will be the value of delta H for the cycle as a whole? भाई बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन है, फ्यूचर में नीट में पूछा जा सकता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। करिए,
बताइए। आंसर बताओ भाई मुन्ना। एक मोल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, जिसने कंप्रेशन भी किया है, एक्सपेंशन भी किया है, सब कुछ किया है। अब वो पूछ रहा है कि इंथैल्पी चेंज कितना होगा। देखो गैस कुछ इस तरह से आ रही है, पहले 1 से 2 पे गई, फिर 2 से 1 पे गई, फिर 3 से 1 पे गई। ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि इंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो क्या बच्चों आपको बताया गया है कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होती है? और मैंने कहा था ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के में मत लेना। इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है तो जब तक स्टेट नहीं चेंज होगा तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट चेंज ही नहीं होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उन सब की वैल्यू 0 होती है। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है उन सब की वैल्यू 0 है। क्यों? स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों के दोनों सेम होते हैं। वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, सही कर देता हूं वॉइस। आप लोग पहले इसका आंसर लगा लें। सही कर देता हूं। घर घर कर रही है। अच्छा, हाँ भाई, आप सही है। अब सही है। माइक की कोई गलती नहीं, हिल जाता है कभी कभी, है ना। अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। द प्रेशर वॉल्यूम वर्क फॉर आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सपेंशन W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। वही फार्मूला लिखा है, लिमिट लगा दोगे तो वही फार्मूला आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा है। द वर्क कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पीवी प्लॉट by using the area under the curve within the specific limit. When an ideal gas is compressed, irreversible, B irreversible from volume 1 to VI. Choose the correct work. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए आंसर इसका। सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। वो कह रहा है कि हमने क्या किया है? कंप्रेशन किया है। एक बार हमने रिवर्सेबल मेथड से किया है, एक बार हमने इरिवर्सिबल मेथड से किया है। आपको बताना है कि किसमें वर्क ज्यादा मिलेगा। आपको बताना है कि किसमें वर्क ज्यादा मिलेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे सब लोग क्या है? हम्म तो जरा देखो, मैंने आपको पढ़ाया है क्या? यदि एक्सपेंशन हो रहा है, यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सेबल वर्क ऑलवेज ज्यादा होता है इरिवर्सिबल वर्क। मगर यदि कंप्रेशन हो रहा हो तो ये अपोजिट हो जाता है। कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है रिवर्सिबल वर्क से। ये देखो,
ये देखिए, तो यहां पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यहां पर कंप्रेस हो रहा है, ये देखो। इसलिए इरिवर्सिबल वर्क रिवर्सेबल वर्क से ज्यादा होगा। एक बच्चा कह रहा है, ईशांत राठौर कह रहा है सर जीरोथ लॉ आपने नहीं पढ़ाया। वैसे तो वो केमिस्ट्री में है नहीं, वो फिजिक्स में है, ठीक है, मगर वो है ही क्या, सिंपल सी बात है जो तुम बचपन से जानते हो। यदि तीन चीजों का टेम्परेचर अलग अलग है और उनको यदि किसी वायर से जोड़ दे, तो जब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, जब तक टेम्परेचर सबका सेम नहीं हो जाता। जबकि जीरोथ लॉ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। मगर फिर भी यदि कोई कहता है बता दो, तो सिंपल सी बात है, दो ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, एक का टेम्परेचर T1, एक का टेम्परेचर T2। अब इनको हम किसी वायर से जोड़ दें, कंडक्टर वायर से, तो जब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसी को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए मैच करिए, मैच करिए। मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स विद डिस्क्रिप्शन फॉर स्पॉन्टेनिटी। पहले का मैच किसके साथ होगा, दूसरे का किसके साथ होगा, तीसरे का किसके साथ होगा, बताइए। फर्स्ट का मैच किसके साथ करूं, सेकंड का मैच किसके साथ करूं, और थर्ड का मैच किसके साथ करूं, बताइए। किसका मैच किसके साथ किया जाए, बोलो। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसा आएगा, तो प्रोसेस कैसा आएगा। जल्दी से मैच बताइए सारे लोग, मैच बताइए, किसका मैच किसके साथ होगा, फर्स्ट का किसके साथ होगा, सेकंड का किसके साथ होगा, थर्ड का किसके साथ होगा, बताओ भाई। इजी भी है और टफ भी है, इजी भी है टफ भी है। कैसे करना है ये आपको देखना है। देखो, हमें डेल्टा जी बताता है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस सिर्फ एक में लिखा है, बी में। इसका मतलब थर्ड की मैचिंग बी होगी। क्यों, डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सिर्फ इसी में तो स्पॉन्टेनियस लिखा है, बाकी किसी में स्पॉन्टेनियस लिखा ही नहीं है। अब ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है। अब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, इसको तो चेक ही नहीं करना था। डेल्टा जी निगेटिव एक बार है, और यदि डेल्टा जी निगेटिव एक बार है तो इसका मतलब डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस सिर्फ इसमें लिखा है, तो इसका मतलब थर्ड की मैचिंग तो बी होगी। अब बात आती है बाकी की। अच्छा, ये प्लस लगा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस के दो आंसर है, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ए ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अब इसको देख लो, यदि मैं ये वैल्यू डालता हूं तो हमारा फार्मूला देखो, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं ये वैल्यू डालता हूं, ये मैंने प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, तो यार ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो दोनों के सामने प्लस साइन है, तो डेल्टा जी जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा इन ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू कोई भी रखो, डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, डेल्टा एच के सामने भी पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस के सामने भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट की मैच है सी, तो ऑटोमेटिक सेकंड की मैच क्या हो गई, ए। ऑटोमेटिक सेकंड की मैच क्या हो गई, ए।
आप चाहो तो देख लो, सेकंड की मैच एक ऐसे हो गई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच का साइन कैसा है, निगेटिव, और डेल्टा एस का साइन कैसा है, निगेटिव। तो ये आया निगेटिव और ये आया पॉजिटिव। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी। भाई ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें साइन कैसा लाना है, प्लस लाना है। अब साइन प्लस लाना है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और ये वैल्यू बड़ी होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हमें डेल्टा जी का साइन लाना है पॉजिटिव, यहां देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन तभी आएगा जब ये वैल्यू बड़ी हो, और ये वैल्यू बड़ी होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे सब लोग। अच्छा, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसको शायद आप, चलो अच्छा पहले ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद देता हूं, जिसको करने में कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, इसको नहीं, इसके बाद वाले को। मैच द फॉलोइंग प्रोसेस विद इंट्रोपी चेंज। बताइए, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस विद इंट्रोपी चेंज, किसका मैच किसके साथ है, बताओ। फर्स्ट का मैच किसके साथ है, सेकंड का मैच किसके साथ है, थर्ड का मैच किसके साथ है। ए लिक्विड वेपराइज, यदि कोई लिक्विड वेपराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में जा रहा है। तो लिक्विड से वेपर में जाएगा तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। लिक्विड से वेपर में जाएगा तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड से वेपर में जाएगा तो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। क्यों, लिक्विड से गैस में जा रहा है, और लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, मतलब पहले का बी, पहले का बी। अच्छा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, देखो इसकी मैचिंग बहुत अच्छी बनाई है जिसने भी। यदि हम दूसरे वाला कर रहे हैं, करके देखते हैं, देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। एट ऑल टेम्परेचर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आए, जबकि टेम्परेचर कुछ भी रख लो, टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू रखो, ऑल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे ये हमेशा पॉजिटिव आए। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, निगेटिव हो। वो कह रहा है कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सभी टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब इसकी वैल्यू निगेटिव हो। क्यों, यदि इसकी वैल्यू निगेटिव डाल दोगे तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। अब आप टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू रखो, आंसर प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी है। किसका, सेकंड का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा है। आपको बहुत जल्दी पेपरों में मिलेंगे ये क्वेश्चन, नीट में या जेई में। रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सेबल है एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब ये उससे मैच हो गया तो इसका मतलब इसका मैच क्या होगा, ए। सिंपल सी बात है, इसका मैच क्या होगा, ए। रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज कितनी, जीरो।
क्यों? इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो इसकी वैल्यू अपने आप डिफाइन हो गई। थर्ड ऑप्शन नहीं समझ में आया। देखो यार, इसका मैच ये है, इसका मैच ये है, तो सिंपल सी बात है इसका मैच यही होगा, और कोई हो नहीं सकता। सिंपल सी बात है इसका मैच यही होगा, और कोई हो नहीं सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो नहीं, इसने कोई ये भी नहीं कहा है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसने ये भी नहीं कहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और ना इसमें इसने कहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये एडियाबैटिक लिखता तो इसका परफेक्ट आंसर बनता, रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसको लिखना चाहिए, तो थोड़ा सा जल्दी बात समझ में आती। लैंग्वेज थोड़ी कम लिखी है इस क्वेश्चन में, वो तो आंसर इसलिए निकल आया है क्योंकि पहले दो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आंसर इसलिए निकल आया है क्योंकि पहले दो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, नहीं तो नीचे वाले की लैंग्वेज थोड़ी कम लिखी है, ऐसे लिखना चाहिए, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। क्यों तुमने लिखा है रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस? अब हमें ये थोड़ी समझ में आएगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना? वो तो आंसर हमें क्यों मैच कर गया? क्योंकि पहले ऊपर के दो हमने सॉल्व कर रखे थे, पहले ऊपर के दो हमने सॉल्व कर रखे थे, इसलिए मैच कर गया। अब आप लोगों के लिए काफी अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन, इसको करो। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको करने होंगे और आंसर बताना होगा। सॉल्यूशन नंबर 39, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दे दें क्या हम? हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ सीपी एंड सीपी एंड सी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर? वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, heat capacity is a extensive property but specific heat capacity is an intensive property, but what is the relation between cp and cv? अच्छा, बहुत सही। मैं आपको ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, आप टिक करो। मैं आपको ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, आप टिक करो, आप टिक करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ऑप्शन मैंने लिख दिए, 39 क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया है। बताओ क्या हुआ? माइक तो सही चल रहा है यार, बताइए सब लोग बहुत जल्दी। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नई लैंग्वेज के क्वेश्चन है, और ये सब आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन मैं छांट छांट के लाया हूं जिनमें थोड़ा सा लॉजिक हो, कैलकुलेशन कम हो और पेपर में आ सकते हो। मैंने सब पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो सीपी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब 1 मोल की हीट कैपेसिटी होती है, 1 मोल गैस की हीट कैपेसिटी होती है। 1 मोल गैस को मास के फॉर्म में लिखो तो कितना लिखोगे? कौन सी गैस है? वाटर। 1 मोल वाटर की है, तो वाटर क्या होती है? 18 ग्राम। गैस वाटर है,
सॉरी बच्चों, वाटर। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी है। सीपी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये 1 मोल की हीट कैपेसिटी होती है ना। और 1 मोल को मास में लिखो तो ये 18 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी है। मतलब 18 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो हीट देनी पड़ेगी वो सीपी है। सीपी क्या है? 1 मोल वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में दी गई हीट। 1 मोल वाटर को हम कितना कह सकते हैं? 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई हीट कितनी है? सीपी। अच्छा, सीवी क्या है? सी क्या है? सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए होती है। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो देखो, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप हीट देते हो कितनी? सी। तो 18 ग्राम के लिए कितनी दोगे? 18 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी दोगे? 18 इंटू सी। और 18 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं वो सीपी है। तो इसका मतलब सीपी की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू ये। सीपी की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू सी। सीपी की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू सी। सीपी की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू सी, क्योंकि सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है। 1 मोल वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में दी गई हीट है। और सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में दी गई हीट। तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में सी हीट देते हो, तो 18 ग्राम के लिए कितने दोगे? 18 इंटू सी। और 18 ग्राम की हीट को ही हमने यहां सीपी बोला है, तो बराबर कर दिया। ठीक है, अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन मैंने ये दिया है, ऑप्शन ये दिया है, एक बार मैं पढ़ लूं। A difference between CP and CV can be derived using the empirical relations H equal to U plus PV. Calculate the difference between CP and CV for 10 mole of ideal gas. A. CP minus CV equal to R. B. CP minus CV equal to 10R. C. 10 CP minus 10 CV equal to 10R. D. CP माइनस CV इक्वल टू R बाई 10। बताओ 40 वाले का आंसर क्या होगा? 40 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV कैन बी ड्राइव बाय यूजिंग द इंपीरिकल रिलेशन H इक्वल टू U प्लस PV। मैंने भी इसी से निकाला था, आपको ध्यान होगा। वो कह रहा है 10 मोल गैस के लिए सीपी और सीवी में क्या डिफरेंस होगा बताइए। 10 मोल गैस के लिए मैंने सब पढ़ाया है मक्कारों। हाँ, और लास्ट में मैं पूछूंगा किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है, लास्ट में मैं पूछूंगा किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ देखो, एन मोल गैस के लिए मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, ये फॉर एन मोल गैस। एन मोल गैस के लिए मैंने सीपी और सीवी में ये रिलेशन पढ़ाया था
तो n इक्वल टू कितना डाल दो 10, क्योंकि 10 मोल गैस के लिए पूछ रहा है। n इक्वल टू कितना डाल दोगे 10, क्योंकि 10 मोल गैस के लिए पूछ रहा है। यस, क्योंकि 10 मोल गैस के लिए पूछ रहा है, तो n इक्वल टू कितना डाल दोगे 10 डाल दोगे। अब ये बताओ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 37, इसको करिए। Although heat is a path function, but heat absorbed by the system under certain specific condition is independent of path. What are these condition and explain? बहुत सही। ऑप्शन में दे देता हूं, आइसो थर्मल कंडीशन, बी आइसो बैरिक कंडीशन, सी एडिया बैटिक कंडीशन, डी आइसो कोरिक कंडीशन। उसी चीज को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है जो पीछे पढ़ा के आया हो। बताओ आंसर क्या होगा। Although heat is a path function, हीट एक पाथ फंक्शन है, but heat absorbed by the system under certain specific condition is independent of path. मगर हीट एब्जॉर्ब की गई है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जो पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो वो कंडीशन क्या होगी, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ इसका मतलब क्या है। पहले तुम इस लैंग्वेज को खूब अच्छे से पढ़ो, यदि तुम लैंग्वेज पकड़ पाए तो क्वेश्चन मिनटों में निकल आएगा, क्वेश्चन मिनटों में निकल आएगा। वो कह रहा है ऑल्दो हीट इज ए पाथ फंक्शन, वैसे तो हीट पाथ फंक्शन होती है, मगर इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, बट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब इस कंडीशन में जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो वो कंडीशन क्या है, क्या मैंने आपको कहीं लिखाया है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की हीट स्टेट फंक्शन होती है? क्या मैंने ये कहीं लिखाया है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की हीट स्टेट फंक्शन होती है? यस, लिखाया है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है। क्यों? वर्क इक्वल टू 0 होता है, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की उसकी वैल्यू क्या होती है, डी यू के बराबर। भाई डी यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डी यू के बराबर। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डी यू के बराबर। हीट एट कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है। तो देखो उस लैंग्वेज को इसने किस तरह से घुमा फिरा के लिखा है, उस लैंग्वेज को इसने किस तरह से घुमा फिरा के लिखा है। कॉन्सेप्ट वही है? तो कभी लैंग्वेज टप करेगा, कभी कॉन्सेप्ट टप करेगा। अब अगला क्वेश्चन पकड़ो, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। मैं इसके भी ऑप्शन आपको लिख रहा हूं। एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। Calculate the work done and the change in internal energy when 1 liter of ideal gas expand isothermally into vacuum until its total volume is 5 liter. Okay, option A, work is
जीरो, डी इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। मैं ऑप्शन बना रहा हूं इसके, ऑप्शन बी, वर्क इज लेस देन जीरो, ड्यू इज आल्सो लेस देन जीरो। ऑप्शन सी, वर्क इज जीरो, ड्यू इज जीरो। ऑप्शन डी, वर्क इज पॉजिटिव, ड्यू इज नेगेटिव। बताओ भाई इसके आंसर क्या होंगे? सारे बच्चे आंसर दें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लो। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। The work done and the change in internal energy when 1 mole of ideal gas expand isothermally। देखो गैस क्या है? आइडियल, और एक्सपेंड कैसे हो रही है? आइसोथर्मली। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? जीरो। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीयू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अच्छा वर्क कहां निकालना है? इनटू वैक्यूम। अब वैक्यूम में वर्क निकालोगे तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन, आइसोकोरिक प्रोसेस, इन तीनों का वर्क जीरो होता है। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कहा जाए तो भी वर्क जीरो होता है, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन कहा जाए तो भी वर्क जीरो होता है, और वर्क डन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाए तो भी वर्क जीरो होता है। तो वो कह रहा है कि बताओ, तो यार क्या होगा? आंसर इज सी। आंसर इज सी। सब लोग अपने नंबर कैलकुलेट करते जाना, कितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और उनके कितने सही जवाब दे रहे हो आप लोग, उनके कितने सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है? ठीक है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक मिनट देख लीजिए, अभी ये नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन का आंसर दो। मल्टीपल आंसर सही है इसके, मल्टीपल क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बताइए, मल्टीपल क्वेश्चन है। In an exothermic reaction, heat is evaporate, system loss heat to surrounding for such case। अब देखो यदि हीट निकल रही है तो यार हीट की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी? निगेटिव। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। यदि हीट निकल रही है तो हीट की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, और जो हीट निकल रही है उसी को जो डेल्टा एच कहते हैं, जो हीट निकल रही है उसी को तो डेल्टा एच कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को डेल्टा एच कहा जाता है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ाया है, आप उसको मत करो, आप इसको करो। बताइए बच्चों, द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी व्हेन वाटर फ्रीज इनटू ग्लास बीकर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बच्चों, आंसर दीजिए। जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आंसर दीजिए।
और सही आंसर देना। आप क्या कर रहे हो, वाटर को फ्रीज करा रहे हो। यदि वाटर को फ्रीज करा रहे हो, वो भी कैसा बीकर है, ग्लास बीकर है, तो बताओ क्या होगा। आप ग्लास बीकर में वाटर को फ्रीज करा रहे हो, तो भाई फ्रीज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए। हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज का मतलब होता है, क्या होता है भाई, सॉलिड से, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड में जाना। अब जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो बताओ एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी। भाई जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डिक्रीज। तो ये एंट्रोपी किसकी है, सिस्टम की। जिसकी बात कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, है ना। जिसकी बात कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पोर्शन जिसके बारे में आप कुछ डिस्कस करते हो या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करते हो। तो किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, वाटर के फ्रीजिंग के बारे में। तो जब आप फ्रीजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो इसकी एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। अब वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब डिक्रीज हो रही तो ये गलत है ना, डिक्रीज हो रही तो ये गलत है। अच्छा, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, क्लियर। तो सराउंडिंग की क्या हो रही होगी, क्योंकि ग्लास का बीकर है, ग्लास का बीकर है तो ये क्या होता है, इंसुलेटर नहीं होता है। ग्लास बीकर को आप इंसुलेटर नहीं कह सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इसकी इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो सराउंडिंग की क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सराउंडिंग की क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की इंक्रीज, है कि नहीं। क्यों, सिस्टम से हीट निकली तो गई कहां, भाई देखो लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो हीट रिलीज होगी। अब ये हीट रिलीज होगी तो किसको मिलेगी, सराउंडिंग को मिलेगी, है कि नहीं। तो सिस्टम की इंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या हुआ, -Q रिवर्सेबल अपॉन T। और सराउंडिंग की हीट की इंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या हुआ, दो ही लोग हैं, +Q रिवर्सेबल अपॉन T। तो जो इसने निकाली वो सराउंडिंग ने गेन की। यदि वॉल इंसुलेटर होती, यदि वॉल इंसुलेटर होती तो ये होता कि भाई सराउंडिंग गेन नहीं कर रहा है, तो सराउंडिंग की जीरो भी हो सकती है। मगर वॉल क्या है, ग्लास की है, ग्लास तो टेम्परेचर को चेंज करता है, ग्लास क्या होता है, हीट को ट्रांसफर करता है ना। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताइए। डेल्टा जी इज जीरो फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आंसर दीजिए सारे बच्चे, सभी बच्चे आंसर दें। देखो रिवर्सेबल रिएक्शन मैंने पढ़ाया है कि रिवर्सेबल का मतलब होता है प्रेजेंस इन इक्विलिब्रियम, प्रेजेंस इन इक्विलिब्रियम। रिवर्सेबल का मतलब होता है प्रेजेंस इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो ट्रू है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ये फॉल्स है।
यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये ट्रू है। डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ये भी ट्रू है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो गलत कौन है? सेकंड। यस, गलत कौन है? सेकंड। गलत कौन है? सेकंड। अब कुछ और आंसर लो। चलो भाई इसको करो, इसको करिए। Spontaneous process is an irreversible process and may be reversed by some external agent. बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और यदि एक्सटर्नल एजेंट लगाया जाए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप बताओ। यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो आप कह रहे हो कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो तो इरिवर्सिबल है। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? बताओ भाई आंसर क्या आना चाहिए? देखो ये बात सही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर्सिबल क्या होते हैं? जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। यदि वो स्पॉन्टेनियस है तो एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। और ये भी बात सही है, एक्सटर्नल एजेंट को लगाओगे तो वो प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है। यदि आप कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाओ तो वो रिवर्स भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है। यदि असर्शन ट्रू है तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब रीजन देखो ट्रू है या फॉल्स। डिक्रीज इज इंथैल्पी इज ए कॉन्ट्रिब्यूटरी फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। देखो ये स्टेटमेंट सही लिखा है मगर आधा अधूरा लिखा है। क्यों? डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये यार कंट्रीब्यूट तो कर रहा है स्पॉन्टेनिटी में, कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना, मगर सिर्फ यही स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है, ये गलत है। डिक्रीज इन इंथैल्पी इज ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। यदि डेल्टा एच डिक्रीज होगा तो वो स्पॉन्टेनिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर गया, तो ये माइनस साइन ये प्लस साइन, हो सकता है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। हो सकता है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। भाई ये माइनस हो गया, मान लो एंट्रोपी भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब मान लो इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा है तो हमेशा ये माइनस थोड़ी रहेगा। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो डिक्रीज इन इंथैल्पी इज ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है ना यार, कि वो कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। यही तो मतलब हुआ ना कि इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो वो स्पॉन्टेनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये इस बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रू है मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का कि इसी की वजह से प्रोसेस फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है। कंट्रीब्यूट करता है मगर वो कंट्रीब्यूशन हमेशा डोमिनेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज ए नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो
अब और बताते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स हैविंग द पोटेंशियल ऑफ डिक्रीज। हाँ बच्चों, अब आप बताओ, इस मैच को करो, इस मैच को करिए। इसको करो, सारे बच्चे इसको करें। मैच द फॉलोइंग इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। सभी लोग इसको करें। बस अब 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, अच्छे से करिए। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, के फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट, du is adiabatic expansion of ideal gas। बताओ भाई, अच्छी मैचिंग है, टफ है मैचिंग? ये टफ भी है और अच्छी भी है। अच्छे से मैच करिए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि एक से ज्यादा मैच पॉसिबल है इसके। देखिए, पहले का मैच क्या क्या हो सकता है, आप एक एक करके बताओ। पहले का मैच क्या हो सकता है? देखो, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से वेपर जाना। अब जब आप लिक्विड से वेपर जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जब आप लिक्विड से वेपर जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यार इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी सही है। आप लिक्विड से वेपर जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और उसका फार्मूला ये होता है, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। तो ये भी सही है कि एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। और साथ साथ में डी भी सही है। क्यों? डी उसका फार्मूला है। डी एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना। अब सेकेंड और थर्ड, जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हो वो पहले करो, जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हो। जैसे ये देखो, du इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यदि एडियाबैटिक है तो Q इक्वल टू 0। अब एक्सपेंशन है तो वर्क इक्वल टू निगेटिव, तो du की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। क्यों? Q प्लस W, और ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है निगेटिव, तो du की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब du क्या है? डिक्रीज करेगी। du क्या है? डिक्रीज करेगी। तो A डिक्रीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंट्रोपी चेंज 0 होती है। आपको पढ़ाया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंट्रोपी चेंज की वैल्यू 0 होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंट्रोपी चेंज 0 होगी। आपको पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंट्रोपी चेंज 0 होगी। तो थर्ड का मैच होगा क्या? सी। टफ है थोड़ा सा। अब सेकंड, के फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब के क्या है? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आप सबको पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन, सॉरी, हाँ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन आर एल एन इक्विलिब्रियम।
यदि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये निगेटिव होगा। के फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव कट गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। देखो रूल बता देता हूं, वैसे ये केमिकल इक्विलिब्रियम में बताऊंगा। log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो x ऑलवेज लेस देन 1 होगा। log x इक्वल टू 0 तो x ऑलवेज 1 होगा। ये 3 पॉइंट याद रखो। तो देखो log x की पॉजिटिव वैल्यू है, ln इक्विलिब्रियम इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब log की वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। यदि सिंगल सिंगल मैचिंग है तो इसका मैच डी है, इसका बी है, इसका सी है, इसका ए है, मगर फर्स्ट का मैच बी भी हो सकता है। फर्स्ट का मैच बी भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। क्यों, कोई भी चीज वेपराइज होगी उसका डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई वेपराइजेशन का डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि 273 जोड़ते हो, हर चीज में आप 273 जोड़ते हो, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यदि सिंगल सिंगल मैचिंग लें तो आप यहां बी हटा सकते हो, मगर ध्यान रखना ऑप्शन देख के करिएगा। यदि ऑप्शन ऐसा लिखा है तो ये परफेक्ट आंसर है, मगर ऑप्शन में मान लो बी को मैच ही नहीं कर रहा है तो तुम हटा भी सकते हो, मगर ए का आंसर बी भी पॉसिबल है और करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, काफी अच्छा और टफ क्वेश्चन है। कर लोगे, सब लोग कर लेंगे भाई, बताओ भाई। चलो जब आप कर लोगे तो फिर ठीक है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत टफ भी होगा और बड़ा भी होगा, करिए, आराम से करिए इसको। मैं पूछता जा रहा हूं, आप बताते जाइए, एक एक करके करिए सब लोग। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैच करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस मैच करो। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी and mass, matter, no transfer of heat, constant temperature, internal energy, P external is 0 at constant pressure, infinitesimal slow process with proceed through a series of equilibrium state, entropy, pressure, specific heat। अब मैच करो, किसका मैच कौन है, पहले का मैच बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की कौन सी कंडीशन सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो ट्रांसफर ऑफ हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो ट्रांसफर ऑफ हीट, है कि नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है तो हम बोलते हैं आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहीं लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एफ। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। पाथ फंक्शन, तो भाई पाथ फंक्शन कौन है, हीट पाथ फंक्शन है।
एंट्रोपी, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट, ये सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन सिर्फ कौन है? हीट है कि नहीं? पाथ फंक्शन कौन है? सिर्फ हीट। हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। बताओ, हीट क्या है? पाथ फंक्शन। अच्छा, स्टेट फंक्शन कौन है? ये तो पाथ फंक्शन हो गया। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, स्पेसिफिक हीट स्पेस फंक्शन। du इक्वल टू क्यू कब होगा? du इक्वल टू क्यू कब होगा? जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो। भाई du इक्वल टू क्यू कब होगा? जब वर्क इक्वल टू 0 हो। और वर्क 0 कब होगा? एट कांस्टेंट वैल्यूम। कांस्टेंट वैल्यूम पे वर्क 0 होगा, है कि नहीं? कांस्टेंट वैल्यूम पे वर्क 0 होगा। कांस्टेंट वैल्यूम पे वर्क 0 होगा, तो इसका आंसर बी आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिवर्सेबल प्रोसेस किसे कहते हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स लगभग बराबर होते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है। जिसकी वजह से प्रोसेस ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है। जे इनफाइनेटिमली स्लो प्रोसेस विच प्रोसेस थ्रू ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। यदि कहीं पर फ्री एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। मैंने लिखाया है कि फ्री एक्सपेंशन और वर्क अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, इसलिए वर्क 0 है। फ्री एक्सपेंशन और वर्क अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब है कि वर्क 0 है। और वर्क 0 क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। डेल्टा H इक्वल टू क्यू। हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी और प्रेशर और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और प्रेशर। स्पेसिफिक हीट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे रे रे रे, एक मिनट, उल्टा लिख गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो सिर्फ m क्या है? हीट कैपेसिटी पर ग्राम। हीट कैपेसिटी पर ग्राम क्या हो जाएगी? इंटेंसिव हो जाएगी। क्यों? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव और ग्राम एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी पर ग्राम इज नोन एज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर। और हीट बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। हीट क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी, ना तो इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव। मैंने पढ़ाया है। हीट क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। हीट इज ए बाउंड्री प्रॉपर्टी। अब मैच करो, अब मैच करो भाई, किसका किसका मैच है, मैच कर लीजिए। अब कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक और करा दूं तो 20 हो जाएंगे, है ना? एक और करा देते हैं तो 20 हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब किसी में बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन करते हैं। एक और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन और कर लो, इसका आंसर और बता दो।
सब लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर of 60 gram of aluminium from 35 degree centigrade to 55 degree centigrade. Molar heat capacity of aluminium is 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप कहें तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो हीट पूछ रहा है कि बताओ 60 ग्राम एल्युमिनियम को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, जबकि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी हमने दे रखी है। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी गई है, सीएम की वैल्यू दी गई है, आपसे क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, टी इनिशियल दिया है, टी फाइनल दिया है, और आपको मोल की वैल्यू भी दी है। मास दिया है तो मोल दिया है, मास दिया है तो मोल दिया है ना, मास दिया है तो मोल दिया। क्लियर? बेटा प्रेशर, प्रेशर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मगर यदि कंटेनर का, हाँ प्रेशर एक्सटेंसिव, एक मिनट इधर गड़बड़ हुई है, एक मिनट इधर गड़बड़ हुई है, इधर गड़बड़ हुई है, प्रेशर भी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब मोल आधे करोगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाता है। देखो इस तरह से, मैं थोड़ा समझा देता हूं, जहां पे मैं भी गड़बड़ कर रहा था आपको बता देता हूं। देखो ध्यान दीजिए, जैसे ये गैस है, एक, ये देखो, अब आपने सिस्टम को आधा किया तो मोल आधे हो गए, मोल आधा हो गया तो प्रेशर आधा हो जाना चाहिए। देखो, मोल आधे हो गए तो प्रेशर आधा होना चाहिए, मगर मोल आधा हुआ तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो प्रेशर फिर वही आ गया। ये देखो, मोल आधा हो गया, क्यों? सिस्टम को बाई पार्ट कर दिया, तो वॉल्यूम भी तो आधा आधा हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर सेम रहता है। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करो तो भी प्रेशर सेम रहता है, क्यों? क्योंकि मोल आधा करने से वॉल्यूम आधा हो जाता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। देखो पहले प्रेशर कितना था, देखो मैं आपको लिख के देता हूं, समझना। पहले प्रेशर इतना था, nRT बाई V। अब आपने मोल को आधा किया तो वॉल्यूम भी आधा हो गया। अब बताओ, कट गया, फिर वही प्रेशर आ गया। ये देखो, ये देखो, क्योंकि यदि मोल आधे हो गए तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, ये n/2 हो गया तो ये V/2 भी हो गया। इसलिए प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो M और L यहां होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो, वो हम लोगों से कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। तो मैंने आपको पढ़ाया है Q इक्वल टू NCM डेल्टा T। Q की वैल्यू निकालनी है, N क्या है? मोल। तो देखो, मास अपॉन एटॉमिक मास, ये बन गया मोल ऑफ एल्यूमिनियम। Cm की वैल्यू दी है 24, ठीक है, अब जूल में है, और डेल्टा टी की वैल्यू 55 माइनस 35। डिफरेंस चाहे केल्विन में करके निकालो
या डिग्री सेंटीग्रेड में करके निकालो, डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। अब दोनों में तुम 273 जोड़ोगे फिर माइनस करोगे तो 273 कट जाएंगे। तो ये आ गया 60 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 24। हाँ बेटे, ओए मेरे सेल क्यों ले जा रहा? किस में लगाओगे? कार में। कार में लो, दे देना जल्दी से मेरे को। बंद करो। ये यार आज घर में है ना, एक्चुअल में आज उसको फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है तो ये हुआ भाई स्कूल मत जाओ। अब मेरी बैटरी के सेल निकाल ले गया अपनी कार में लगाने के लिए। अब उसको ये थोड़ी मतलब है क्लास चल रही है नहीं चल रही है, उसको तो बस अपने काम से मतलब है कि उसका काम हो रहा है कि नहीं। हाँ भाई माइनस प्लस करो। अब कट्टम काट खेलो। तो हमने क्या किया, 3 से काटा, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, फिर 3 से काट दिया 3, फिर 3 से काट दिया 2, तो ये हो गया 20 इंटू 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको किलो जूल बना लो। किलो जूल बनाने के लिए ये, तो अब 3 जीरो लगा दो, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32। अब इसको माइनस करो तो 1.04 किलो जूल इतनी हीट चाहिए होगी। 1.04 किलो जूल है ना। 3 एक कम 3, 36 18, हाँ सॉरी 1.06 किलो जूल, हाँ 1.06 किलो जूल हीट चाहिए होगी। इतनी हीट चाहिए होगी इसको क्या करने के लिए, इतना टेम्परेचर ले जाने के लिए। ये देखो अब हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर लिए। अब बारी आती है रिजल्ट की। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो बहुत बड़े थे, तो सारे बच्चे रिजल्ट बताए 20 में से किसके कितने सही बताइए। देखो एबव 17 सुपर, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। 15 टू 18 गुड, सही है, ठीक है। 13 टू 16 एवरेज, और बिलो 12 इनको थोड़ा सा जरूरत है नॉलेज की, रिवीजन की, पुअर। ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है पेपर की। पेपर जो मैंने मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसकी एनालिसिस ये है, एनालिसिस ये है। फिर 17 से ऊपर जिनके सही है बहुत अच्छा किया है, 15 से 18 वालों ने भी बहुत अच्छा किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13 से 16 वो कर रहे हैं, वो एवरेज है, ठीक ठाक है। मान लो 13 किया है तो ठीक ठाक है, 14 किया है तो ठीक ठाक है, 15 किया है तो ठीक, अब गुड में कन्वर्ट हो रहा है, 15 से गुड में कन्वर्ट हो रहा है। और जिन्होंने 12 से कम किया है उनको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि 12 से कम थोड़ा ठीक नहीं है। यस, हाँ 18 किया है, 16 किया है, 17 किया है, 15 किया है, ये सब तो सुपर है, अच्छे हैं। और जिन्होंने 19-20 किए हैं वो तो मान लो अल्टीमेट है। हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे अभी नहीं मिलेंगे। तो देखो आप सबको करना क्या है, मैं फिर से सलाह दे रहा हूं,
और क्वेश्चन लगाइए और रिवीजन खूब करिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेरी बात मानिए, थर्मोडायनेमिक्स में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, रिवीजन ज्यादा करना है, बार बार करना है, ज्यादा करना है और बार बार करना है रिवीजन। थर्मोडायनेमिक्स में रिवीजन ज्यादा करना है, बार बार करना है, ध्यान रखिएगा जब तक चल रहा है। इसी वजह से मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसी वजह से मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि उस बहाने बहुत सारा रिवीजन हो जाए। और थोड़ा स्लो भी चल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैं थोड़ा स्लो हुआ हूं, और उसके पीछे रीजन है कि आपको ज्यादा टाइम मिले रिवीजन करने का, आपको ज्यादा टाइम मिले रिवीजन करने का। नहीं तो मैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, मगर उसके पीछे एक प्लानिंग है कि मैं यदि अपनी स्पीड में पढ़ा दूंगा तो देखो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मगर तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मगर यदि थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज्यादा बार रिवीजन कर पाओगे, तो ज्यादा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहेंगे, तुम एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस दे पाओगे, इसमें एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस दे पाओगे, और हमारे पास इनफ टाइम भी है। तो रिवीजन ज्यादा करो और खूब क्वेश्चन लगाओ। रिवीजन करने के बाद, थ्योरी याद करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और रिवीजन करोगे कहां से? नोटबुक जो मैंने पढ़ाया है, नोटबुक एंड सीएसडी, इससे रिवीजन करना है, इससे रिवीजन करना है। और बुक आ जाएगी तो नीट एडवांस बुक मैं एक एक करके लगवाऊंगा। नीट एडवांस बुक आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, अब है ना, आप लोग परेशान ना हो, अब 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी। फिर हम लोग इसको भी करेंगे टारगेट लेकर हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, टारगेट लेकर एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो कल आप थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आइएगा, स्टार्ट करूंगा थर्मोकेमिस्ट्री, मगर आप थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आओगे। और आज शाम को मिलूंगा मोल कॉन्सेप्ट में 7 बजे 6 बजे यूट्यूब पर, आज 6 बजे मोल कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा लाइव। 6 बजे आप सभी लोग आ जाए, आपका रिवीजन करा दूंगा लाइव यूट्यूब पर, और कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट को आज खत्म कर दूंगा, आज मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि आज मोल कॉन्सेप्ट वाला पूरा पार्ट खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे, हाँ, और धमाकेदार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यस, ओके, बाय बाय, बाय बाय, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।